नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस का हमला, सुरजेवाला बोले सीएम पैनिक मोड में, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी कसा तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चुनावी बिगुल बजने में अभी कम समय बचा है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दंगल मध्य प्रदेश में तैयार हो गया है। सियासत की पिच पर आला कमान से लेकर लोकल स्तर तक कांग्रेस और बीजेपी पूरी जोर आजमाइश में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में रीवा के चित्रकूट में निकल रही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर मध्य प्रदेश चुनाव के प्रभारी महासचिव और कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूछा है, बीजेपी आखिर किस बात के लिए आशीर्वाद मांगने निकली है? 20,489 किसानों की आत्महत्या, 48,000 बेटियों से दुष्कर्म, परीक्षाओं में फर्जीवाड़े या दलित आदिवासी अत्याचारों के लिए आशीर्वाद मांगने निकली है? सरकार के 18 साल के कुशासन के चलते जनता सिर्फ आचार संहिता का ही इंतजार कर रही है। सुरजेवाला ने कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रभारी सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि प्रदेश में किसानों की फसलें अल्प बारिश से बर्बाद होने की कगार पर है और बिजली की कमी से किसान परेशान है, जबकि बीजेपी ऐसे समय वोट मांगने निकली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिखर रही है, शिवराज सिंह चौहान पैनिक मोड में है, इसीलिए आनन फानन में प्रदेश की संपत्ति को कर्ज में रखकर कुछ भी घोषणाएं करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने 18 साल पाप किए हों वो 30 साल में ऐलान कर कैसे प्रायश्चित कर सकता है? जेपी नड्डा अपने गृह प्रांत में हार गए हों, उनका मध्य प्रदेश में आना संकेत है कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी जाने वाली है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश से बीजेपी जाने वाली है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 से पहले इन 2 सीटों पर होगी इंडिया और एनडीए से सीधी टक्कर, चुनावी समीकरण तैयार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इस सभी सीटों पर 5 सितंबर को वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 8 सितंबर को है और इन सभी सीटों पर चुनाव प्रचार अब थम गया है। यूपी की घोसी विधानसभा और झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच सीधी टक्कर है और इन उपचुनावों को जीतने के लिए पार्टी ने पूरा दमखम लगा दिया है। यूपी और झारखंड में इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने की वजह से ये उपचुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसके बाद अब अगले साल लोकसभा चुनाव होना है और ऐसे में इन उपचुनावों के नतीजे बेहद अहम होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो यहाँ इंडिया गठबंधन को एक घटक दल समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच पहली चुनावी भिड़ंत होनी है। दोनों पक्षों के नेता अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट दलों ने न केवल समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन दिया है, बल्कि अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले एक नई विपक्षी एकजुटता के तहत प्रचार भी कर रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एक देश एक चुनाव पर राहुल गांधी का केंद्र पर अटैक, कहा संघ और सभी राज्यों पर हमला। जी हां दोस्तों, जब से मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए पैनल की घोषणा की है, तब से विपक्ष केंद्र पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान की आलोचना की। राहुल गांधी ने इसे भारतीय संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला बताया। बता दें कि 2 दिन पहले सरकार एक देश एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक पैनल की घोषणा कर चुकी है। केंद्र सरकार के एक देश एक चुनाव अभियान पर राहुल गांधी ने रविवार को ट्वीट किया, भारत यानी भारत राज्यों का एक संघ है और यहीं पर एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार भारतीय संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी में जाओ दाग हटवाओ, तेजस्वी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा यही है नरेंद्र मोदी की असलियत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। रविवार को बयान जारी कर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा में जाओ दाग हटवाओ। तेजस्वी ने नरेंद्र मोदी पर ही निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इन्हीं अजीत पवार के बारे में बोलते थे कि एनसीपी यानी नेचुरली करप्ट पार्टी के अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। आज पीएम उन्हीं के साथ सरकार में हैं और ईडी के केस से उनका नाम भी हटवा दिया है। यही नरेंद्र मोदी की असलियत है। वहीं तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की प्रशंसा किए जाने के संबंधित ट्वीट को भी जारी किया। सूबे के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि अंग्रेजों से छुटकारा मोदी जी के हाथों में देने के लिए नहीं हुआ। पिछले 75 सालों में इसी दिन के लिए आज़ादी नहीं मिली थी। पहले राजा को हटाया, अब देश में
एक ही राजा होगा, ऐसा नहीं होगा। बिहार में पहले बीजेपी को हम लोगों ने हराया। बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही थी, हम लोगों ने बिहार में इसको रोका। बिहार में इंडिया गठबंधन को लेकर अगुवाई की। बीजेपी डरी हुई है और घबराहट में है। जनता मजबूत विकल्प चाहती है और हम इसे तैयार कर रहे हैं। गठबंधन में कमेटी बन गई है और जल्द ही सभी फैसले लिए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। छत्तीसगढ़ में अमित शाह की रैली फ्लॉप, जनजातीय सम्मेलन में भीड़ नहीं जुटा पाई भाजपा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजनीति में कुछ भी संभव है, असंभव कुछ नहीं। ऐसा ही नज़ारा शनिवार को भाजपा के जनजातीय सम्मेलन में देखने को मिला। गृह मंत्री अमित शाह के जनजातीय सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पिछले 1 महीने से कवायद जारी होने के बाद भी अमित शाह की अपेक्षा के अनुसार भाजपा भीड़ नहीं जुटा पाई। वहीं भाजपा के 2018 के चुनाव में प्रत्याशी रहे श्याम तांडी के कांग्रेस प्रवेश और गुरुवार को हुई घटना में भाजपा नेता के बेटा के शामिल होने से गृह मंत्री खिन्न नजर आए, जो कार्यक्रम के फेल होने में जले में नमक का काम किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को राजधानी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम के कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुटी और इसे लेकर रायपुर से दिल्ली तक राजनीतिक हलचल मच गई है। शनिवार सुबह अहमदाबाद रवाना हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व प्रदेश सह प्रभारी मनसुख मांडविया को रविवार को तत्काल रायपुर लौटने का निर्देश मिला है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारियों में जुटी है बीजेपी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी के बावजूद भीड़ नहीं जुटा पाई भाजपा की रैली फ्लॉप हो गई, जिससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में क्या चुनावी नतीजे रहने वाले हैं उसके लेकर संकेत मिलते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस? कमेंट पे अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा को एक साथ 5 झटके, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हुए 5 दिग्गज नेता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में दल बदल का सिलसिला जोरों पर है और इसी कड़ी में शनिवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए बेहद खास माना गया, क्योंकि राजधानी भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की अध्यक्षता और मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला की मौजूदगी में प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जोर रखने वाले 5 दिग्गज नेताओं ने भाजपा का दामन छोड़ करके कांग्रेस की सदस्यता ले ली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस में शामिल हुए इन नेताओं में उत्तर प्रदेश के नेताओं तक की एंट्री हुई है और इनमें यूपी के ललितपुर से पूर्व सांसद सुजान सिंह के बेटे और बसपा सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके गुड्डू राजा बुंदेल हैं। तो दोस्तों, एक के बाद एक कई सारे नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि जब कर्नाटक का चुनाव था तो भी इसी प्रकार का दृश्य देखने को मिला था। सभी पार्टियां जो है यहाँ पर अपना अपना तैयारी कर रही थी, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। और दोस्तों, जब पार्टी के बड़े नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने लगे तो इसका मतलब इंटरनल रिपोर्ट जो आ रही है वो कांग्रेस के हित में आ रही है और कर्नाटक की तरह ही मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बन सकती है। आपको बता दें कि जितने भी नेता भाजपा छोड़ रहे हैं वो सब भाजपा में कथित भ्रष्टाचार का ही आरोप लगा रहे हैं और इसी के साथ कई सारे गंभीर आरोप जो सिंधिया खेमा के नेता हैं उनको लेकर के भी लगाए जा रहे हैं कि उनको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। और इसीलिए आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भाजपा के जो अपने कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं में भी यहाँ पर निराशा उनके आंखों में दिखाई दे रही है और यही कारण है कि नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी भारत में तानाशाही चाहते हैं, खड़गे ने केंद्र के 1 नेशन 1 इलेक्शन अभियान पर बोल दिया बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया। खड़गे ने कहा कि सरकार इसे लागू करके देश को तानाशाही में बदलना चाहती है। खड़गे ने एक्स यानी कि ट्विटर पर लिखा कि मोदी सरकार चाहती है कि लोकतांत्रिक भारत धीरे धीरे तानाशाही में बदल जाए। उन्होंने लिखा कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक समिति बनाने की ये नौटंकी भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने का एक हथकंडा है। भारत के संविधान में कम से कम 5 संशोधनों की आवश्यकता होगी और लोगों के प्रतिनिधित्व में बड़े पैमाने पर बदलाव होगा। अधिनियम 1951 निर्वाचित लोकसभा और विधानसभाओं के साथ साथ स्थानीय निकायों के स्तर पर शर्तों को छोटा करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात उठा दी है केंद्र सरकार ने, जिसकी अपनी कई सारी खामियां हैं। दोस्तों, अगर एक बेनिफिट इसका देखा जाए तो यही होता है कि इसमें चुनाव का खर्च कम आएगा, लेकिन क्या एक लोकतंत्र में, जिसको कि वाइब्रेंट लोकतंत्र कहा जाता है भारत को, क्या इस लोकतंत्र में
फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए पैसे को बचाने का सोचना चाहिए। अगर पैसे बचाने ही हैं तो कई सारे कार्य ऐसे होते हैं, मूर्ति बनवाने का कार्य होता है या कुछ सारे ऐसे कार्य होते हैं जो फिजूल खर्ची में आते हैं, जिनको रोका जाना चाहिए। ना कि ये कि चुनाव जो कि एक लोकतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसी के खर्चे को कम करने की सोची जाए। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय भी राज्यों में एक साथ चुनाव हुआ करते थे, लेकिन जब मान लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश और लोकसभा चुनाव के एक साथ चुनाव करा दिए जाएं और उसके 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश की सरकार गिर जाएगी, तो उस स्थिति में क्या उत्तर प्रदेश 4.5 साल बिना सरकार के रहेगा या फिर 4.5 साल केंद्र सरकार उस पर अपना राज चलाएगी? इस स्थिति का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। और अगर केंद्र सरकार 4.5 साल अपना राज चलाएगी तो क्या उत्तर प्रदेश को अपने प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं रहेगा? क्या 4.5 साल बिना किसी प्रतिनिधि के उत्तर प्रदेश बैठा रहेगा? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो